एक तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप एजुकेटेड हैं, सही टाइम पे उन्होंने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया, उसकी 2-2 3-3 ट्यूशन लगा दी हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स भी खिलाए जा रहे हैं, सही टाइम पे उसको लैपटॉप मिल गया, वो अच्छे से लैपटॉप भी चलाना जानता है, उसने लैपटॉप तो देखा तक नहीं है। तो इन दोनों में से अगर किसी की नौकरी लगेगी तो किसकी लगेगी? जो पहला बच्चा है उसी की नौकरी लगेगी, वही सक्सेसफुल होगा, वही आगे बढ़ेगा और फिर ये एक साइकिल बन जाता है। और ये चीज़ यहीं नहीं खत्म होगी, सेम चीज़ इनके बच्चों के साथ भी होगी। जो सक्सेसफुल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सक्सेसफुल होगा, जो अनसक्सेसफुल है उसका खानदान उसी नेवर एंडिंग विशियस साइकिल में घूमता रहेगा। बस लाखों बच्चों में से एक एक्सेप्शन निकल जाएगा, हर कोई उसी का एग्जाम्पल देने लगेगा। आजकल का ट्रेंड है कि जब भी किसी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है रिजर्वेशन, तो ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि देखो ये SC ST कैटेगरी का है, इसके नंबर कम थे, उसके बाद भी इसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है, उनको हर एक चीज़ समझानी बहुत ही ज़रूरी है, वरना सोसाइटी की वो जो एक गलत अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर लोगों से लड़ते रहेंगे, नफरत फैलती रहेगी। SC ST कितने पीछे हैं इस बात का आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भले एजुकेशन में रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है, लेकिन उसके बाद भी उस रिजर्वेशन की सीट लेने के लिए मिनिमम जो चीज़ चाहिए वो तक नहीं है उनके पास, बैकवर्ड क्लास के पास। एक गांव से निकल के उस सीट को लेना ही अपने आप में एक टास्क है। आप देखते होंगे कि SC ST की काफ़ी जगह ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे खाली पड़ी रहती हैं। 81 सीट्स तो PhD कोर्सेज में खाली पड़ी हैं, 16 IITs में। 2020 के डेटा में तो ये था कि 42,000 सीट्स जो थी वो खाली थी SC ST और OBC की। हाल इतना ख़राब है कि उस मिली हुई सीट को लेने के लिए जो एक बेसिक रिसोर्सेज चाहिए वो तक नहीं थे। 1000 लोग 1000 सीट के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें से 20 से 25 सीट जो होती हैं वो बैकवर्ड क्लास को मिल जाती हैं। जितने लोगों का नहीं होता है सब मिलके सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के सामने इन जितने लोगों को सीट मिली है इनको जलील करते हैं। ये सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन किसी कम्युनिटी को एक सोसाइटी से कट ऑफ करना बहुत ही पेनफुल है। जो लोग गाँव में रहते हैं उन्होंने खाप पंचायत का नाम ज़रूर सुना होगा, और भी अलग अलग पंचायत होती हैं। वो इतनी स्ट्रांग क्यों होती हैं? क्योंकि लोगों को डर होता है कि इनके नियम अगर फॉलो नहीं किए तो हमें समाज से निकाल दिया जाएगा। समाज से निकलने का जो डर होता है वो बहुत ही बड़ा डर होता है। ये सिर्फ वही समझ पाएगा जो समाज से निकला हुआ है, जो पीछे छूटा हुआ है। अंग्रेज हमें जान से थोड़ी मार रहे थे, वो भी तो हमारे साथ यही कर रहे थे, वो भेदभाव कर रहे थे जिसके लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आज़ाद होने के बाद भी ये जो अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हैं उसको हमने छोड़ा नहीं। रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से डिफरेंस खत्म हो सकता है। भले ये स्लो तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है। कहना बहुत ही आसान होता है कि ये क्या तरीका है, इलेक्शन में दोनों सीट पे सिर्फ बैकवर्ड क्लास को अलाउड कर रखा है। लेकिन असल बात ये है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो बैकवर्ड क्लास नहीं जीत पाएगा। डरा के, धमका के, पैसे के जोर पे वो नहीं जीत पाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को बिलीव है वो ये है कि रिजर्वेशन इनकम बेस्ड होना चाहिए, और मुझे भी काफ़ी टाइम तक यही लगता था जब तक मुझे डिटेल्स नहीं पता थी। देखिए, रिजर्वेशन को कभी भी इसलिए नहीं बनाया गया कि ऑल ओवर इंडिया में फाइनेंशियली लोग इक्वल हो जाएं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज़ हुआ है। आप एग्जाम वगैरह में भी अगर जाओगे तो वहाँ देखोगे कि रिजर्वेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन जो वर्ड है वो यूज होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि जो हजारों सालों से बैकवर्ड क्लास पे अत्याचार हुआ है और जो भेदभाव हुआ है उसको हटाया जा सके। आप किसी को भी पैसा देके भले अमीर बना दो, लेकिन उसकी कास्ट उसके साथ हमेशा रहती है। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई आदमी अमीर हो जाए तो उसके साथ उसकी कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं होगा। अगर गरीबी की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसके लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मनरेगा, नरेगा वगैरह ये सारी चीजें हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए अलग स्कीम है, सब्सिडीज हैं। सरकार अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों की और मदद कर सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो बढ़ा सकती है। गरीबी हटाने के लिए पॉवर्टी वेलफेयर प्लान्स स्ट्रांग होने चाहिए। रिजर्वेशन लाने के पीछे बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो बैकवर्ड क्लास है उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। और ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने देखा होगा कि जब मायावती जी CM बनी थी तो एक माहौल सा बना था कि बैकवर्ड क्लास के लोग आगे आ रहे थे, अलग अलग रूल्स बने, लोग सोच समझ के बात कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए अगर हम बैकवर्ड क्लास को कुछ बोल दें या फिर उनके साथ कुछ कर दें। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो जुल्म है वो तो हमारे पूर्वजों ने किया है तो हम क्यों भुगतें। लेकिन यही लोग जब अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसमें पीछे नहीं हटते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हैं, लेकिन वही सेम लोग EWS की बात पर चुप रहते हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पे जब लोग बहस करते हैं तो अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रख के बात करते हैं, लॉजिक के बेसिस पे नहीं करते हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का कोटा है। ये इनकम बेस्ड रिजर्वेशन है जो जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। अब ये जो इकोनॉमिकली रिजर्वेशन है ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यह है कि पहले कोई गरीब था,
फिर अमीर हुआ, फिर दोबारा गरीब हो गया, तो इसका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। अभी जो ईडब्ल्यूएस आया है उसमें 8 लाख एनुअल इनकम की लिमिट लगी है कि इससे कम वाले ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएंगे और लास्ट ईयर की जो इनकम होगी उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। आए दिन केसेस आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस लेने के लिए बच्चों के जो माँ बाप हैं वो एग्जाम से 1 साल पहले ही अपनी जॉब छोड़ दे रहे हैं ताकि ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में उनका बच्चा आ जाए, बाद में फिर ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी चीज, इनकम को इवेल्युएट करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। सिर्फ मेट्रो सिटीज के ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट जॉब वालों के अलावा आप पता ही नहीं कर सकते कि ईडब्ल्यूएस का सही दावेदार कौन है। यही रीजन है कि 90 से 95% लोग एक तरह से पूरा देश ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आ गया है। उससे भी बड़ी दिक्कत है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके लिए फेक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही ईजी है, इसलिए आए दिन न्यूज आ रही है कि फेक इनकम सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट भी तो फेक बन सकते हैं। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट तो हर कोई बनवा लेता है, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये नहीं बनवाया जाता है। एक कहावत भी है कि जाति कभी नहीं जाती। कोई भी अपर कास्ट अपनी कास्ट नीचे नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि सोसाइटी में बैकवर्ड कहलाने पर कितना भेदभाव होता है। और इसके साथ साथ लोग परिवार के दादा परदादा को भी जानते हैं जो अगल बगल रहते हैं, तो वहां भी दिक्कत आती है। हमारे देश में रिलीजन चेंज करवाना फिर भी आसान है, लेकिन कास्ट चेंज कराना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई भी अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट वाला बन के नहीं घूमना चाहता, क्योंकि उसको पता है नौकरी तो भले ही मिल जाएगी लेकिन उसके बाद भी भेदभाव होगा उसके साथ। इसलिए कास्ट बेस्ड सिस्टम अभी भी रेलेवेंट है। गांधी जी का मानना था कि डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब लोग इंटर कास्ट मैरिज करेंगे, इसलिए उस पर्टिकुलर टाइम पे वो सिर्फ उसी शादी में जाते थे जो इंटर कास्ट होती थी। मैरिज में भी लोअर कास्ट को डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि कोई भी कैपेबल लड़का या लड़की मिलना दलित के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि घरों की आम भाषा में आपने जरूर सुना होगा कि बेटा किसी से भी शादी कर लेना, लेकिन कोई छोटी कास्ट से मत उठा लाना। और कुछ लोग तो टोंट मारते हैं कि रिजर्वेशन तो खैरात में मिला है। उनके लिए भी एक डिटेल शेयर कर देता हूं कि अंग्रेजों के टाइम पे अपर कास्ट की डोमिनेंस की वजह से बैकवर्ड क्लास जो थे वो अंग्रेजों से एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांग कर रहे थे। और ये वो टाइम था जब सबको रियलाइज हुआ कि बिना बैकवर्ड क्लास के उनकी पॉलिटिकल पावर अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं रह जाएगी। और इसके बाद अंबेडकर जी की बात मान के पूना पैक्ट का समझौता हुआ और देश में रिजर्वेशन आया। और अभी भी कुछ लोगों का यह मानना है कि रिजर्वेशन की जरूरत अब नहीं है। अब चाहे SC ST हो या जनरल हो, सब एक लेवल पे आ चुके हैं। और अक्सर कुछ IAS PCS का एग्जांपल देकर ये बात की जाती है। आप एक काम करिएगा, आप जहां भी रहते हैं वहां पे अपने घर से बाहर जाके जो सफाई करने वाले हैं या जो छोटे वर्कर्स हैं, रैंडमली उनके पास जाइएगा और 10-12 लोगों से उनकी कास्ट पूछिएगा। कोई भी सिंघानिया, ओबरॉय, सूर्यवंशी, ये सब कास्ट आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और उस दिन आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है। होता क्या है कि दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज के मॉल में चक्कर लगा के चाय की दुकान में डिस्कशन करने में बहुत आसान लगता है कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल ही अलग है। आप जरा गांव की साइड जाएंगे, कस्बों की साइड जाएंगे, तो वहां ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग है। अभी गवर्नमेंट UPSC के लिए एक लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट लाई थी, जिसमें बिना एग्जाम के, बिना रिजर्वेशन के डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा था। और उसमें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। उसमें जितने भी लोग सेलेक्ट होकर आए थे उसमें एक भी बैकवर्ड क्लास का नहीं था। अगर आज की डेट में रिजर्वेशन बंद कर दिया जाए तो जो स्लो स्पीड से बैकवर्ड क्लास आगे बढ़ रहा है वो एकदम रुक जाएगा। आज भी आप देखोगे कि अपर कास्ट पॉपुलेशन में बहुत ही कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, जमीन की ओनरशिप हो या कुछ और हो, हर चीज में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो अपर कास्ट की है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। देश भर की जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसमें 400 से भी ज्यादा RTI डाली गई, उसमें बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर था, इनफैक्ट नील था।